नमस्कार दोस्तों, वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल में आप सभी का स्वागत है। कंपटीशन एग्ज़ाम्स के प्रीवियस पेपर लेकर दोस्तों एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों इसरो में सतीश धवन स्पेस सेंटर का श्रीहरिकोटा का पेपर हुआ था। 4 जून 2022 टेक्नीशियन इलेक्ट्रिकल का पेपर हुआ था। इसके सॉल्यूशन के मैं दोस्तों 55 क्वेश्चन मैं आपको करवा चुका हूँ। टोटल 80 क्वेश्चन आए हैं। बचे हुए सभी 25 क्वेश्चन आज की इस वीडियो में हम करेंगे, सो कंप्लीट लास्ट तक देखना। और यदि आपने अभी तक पार्ट 1 और पार्ट 2 यानी 55 क्वेश्चन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में आपको वो सभी वीडियोस मिल जाएंगी, आप वहाँ से देख सकते हैं। दोस्तों इस पूरे पेपर की PDF अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट electricalvk.net से आप ले सकते हैं। वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट के लिए भी आप हमारी वेबसाइट को विजिट करते रहें। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है। हमारा एंड्रॉयड ऐप भी डाउनलोड करें। चलिए दोस्तों आज के इस पेपर के सभी क्वेश्चंस को कारण सहित हल करते हैं, आगे बढ़ते हैं। दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये ऑफिशियल आंसर की है। अच्छा, कई बच्चों का अभी भी सवाल है कि ऑफिशियल आंसर की आई कब थी। दोस्तों बाद में इसको पोस्टपोन कर दिया था। एक बार आंसर की आ गई थी लेकिन बाद में इन्होंने रिमूव कर लिया था। अब 21 जून को फिर से ये आएगी, तो आप अपने आंसर की उस समय चाहे तो डाउनलोड कर भी सकते हैं, लेकिन आप उससे पहले प्राप्त कर लीजिए। हमारी वेबसाइट पर अभी जाइए और वहाँ से आपको ये मिल जाएगी। कारण सहित सभी क्वेश्चनों को हम एक्सप्लेन करके आपको समझाएंगे। आई होप कि आपको चीज़ें जो है वो पसंद आएगी। चलिए दोस्तों आज का पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है। दो विभिन्न स्थलों से यानी दो अलग अलग लोकेशन है जहां से हमें एक ही लैंप को कंट्रोल करना है। 5 एम्पियर 250 वोल्ट रेटिंग वाले कितने स्विच की आवश्यकता होगी। माय डियर, एक लैंप है और इसे 2 जगह से कंट्रोल करना है, तो आप सब जानते होंगे इस सर्किट को बहुत आसानी से कि हम इसे जो है वो स्टेयरकेस वायरिंग का सर्किट बोलते हैं। शुद्ध हिंदी में जीने का परिपथ, साधारण भाषा में सीढ़ियों का लैंप बोलते हैं। ऐसे में हमें 2 टू वे स्विचों की ज़रूरत होती है इस काम के लिए। दोस्तों इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे और बढ़ाना चाह रहा हूँ, इम्पोर्टेंट बहुत है, याद रखिएगा। किसी भी एक लैंप को या एक उपकरण को 3 या 3 से अधिक जगह से आप कंट्रोल करना चाहते हैं दोस्तों, तो आपको इंटरमीडिएट स्विचों की आवश्यकता होती है। ये अभी रिसेंटली एक पेपर में क्वेश्चन था कि अगर आप एक लैंप को 3 या 3 से अधिक जगह से कंट्रोल करना चाहेंगे तो आप कौन सा स्विच लगाएंगे, ऐसा क्वेश्चन उसमें पूछा गया था। तो दोस्तों इंटरमीडिएट स्विच लगाएंगे। और फिर कितने स्विच लगते हैं ये भी मैं आपको बता दूं। अकेला इंटरमीडिएट स्विच नहीं होता, फर्स्ट और लास्ट हमेशा टू वे होता है और बीच में इंटरमीडिएट होता है। जैसे 3 जगह से कंट्रोल करोगे तो एक इंटरमीडिएट होगा और 2 टू वे होंगे। अगर 4 जगह से कंट्रोल करोगे तो टू वे तो 2 ही रहेंगे, लेकिन इंटरमीडिएट स्विचों की संख्या बढ़ करके 2 हो जाएगी। दोस्तों वायरिंग वाले के बारे में आप कोई चीज़ें याद रखें। गो डाउन वायरिंग के कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं। टनल वायरिंग के बारे में जैसे ये कहा जाता है कि इसमें सभी स्विच टू वे प्रकार के होते हैं। गो डाउन वायरिंग में पहला 1 वे होता है, बाकी सभी 2 वे होते हैं। मुझे लगता है वायरिंग के क्वेश्चंस आप यहाँ से बहुत कुछ सीख सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। दोस्तों सवाल आपकी स्क्रीन पर है। एक इंडक्शन मोटर 415 वोल्ट 50 हर्ट्ज रेटिंग की है। मोटर में 2 पोल है। उसकी सिंक्रोनस गति क्या होगी अगर सप्लाई की फ्रीक्वेंसी 52 हर्ट्ज हो। अब देखो दोस्तों गलती क्या करते हैं, बहुत बार बच्चे ये करते हैं कि 50 हर्ट्ज और 2 पोल देखते ही 3000 RPM की तरफ चले जाते हैं, जबकि ऐसा नहीं होगा। माय डियर, 50 हर्ट्ज तो उसकी रेटिंग है जिस पर वो काम कर सकती है, लेकिन एक मोटर की सिंक्रोनस गति अगर फॉर्मूले के हिसाब से आप याद रखें ना, तो वो फ्रीक्वेंसी के समानुपाती होती है। यानी उसे दिए जाने वाली सप्लाई वोल्टेज की अगर फ्रीक्वेंसी इंक्रीज होगी तो गति बढ़ेगी, अगर फ्रीक्वेंसी घटेगी तो गति भी घटेगी। दोस्तों दरअसल यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी है आपको 52 हर्ट्ज रखनी होगी,
ना कि 50 हर्ट्ज, यानी 52/120/2 करना है। और इस क्वेश्चन को जब आप हल करके उत्तर निकालते हैं तो अपना आंसर आएगा 3120 RPM। बहुत सारे बच्चों ने रटा हुआ है कि 2 पोल 50 हर्ट्ज दे दिया हो तो 3000 RPM कर देंगे, लेकिन ऐसा नहीं करना है दोस्तों, याद रखिएगा। ये काफ़ी अच्छा क्वेश्चन बनता है। कई दफ़ा ऐसा क्वेश्चन मैंने देखा है जहाँ फ्रीक्वेंसी को 40 हर्ट्ज लिख दिया हो 50 ना देकर। तो आप दोनों चीज़ें याद रखें, फ्रीक्वेंसी बढ़ेगी तो गति बढ़ेगी, फ्रीक्वेंसी घटेगी तो स्पीड घटेगी। खैर अभी हमारा डी उत्तर सही रहेगा, कैलकुलेशन करके आप भी मिलान करना। और ये वेरी गुड, इस बच्चे का भी सही है, ये जिसके आंसर की है। अगला सवाल, 220 वोल्ट रेटिंग वाला एक हीटर है, यदि वोल्टेज आदि कर दें तो उसके मूल तापमान में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों याद रखें, ऊष्मा या शक्ति जनरली एक ही बात होती है। ये कहा जाता है कि कोई भी इक्विपमेंट अगर ऊष्मा उत्पन्न करता है तो वो उस ऊष्मा के बदले, उस हीट के बदले उतनी ही शक्ति का कंजप्शन करवाता है, पावर खपत करता है। और दोस्तों हीटर जैसे बंद परिपथ होते हैं तो इनकी एक खास विशेषता होती है कि इनका रेजिस्टेंस हमेशा नियत होता है, कांस्टेंट होता है। माय डियर, स्थिर शक्ति पर ये कहा जाता है, स्थिर प्रतिरोध पर यह कहा जाता है कि अगर वोल्टेज आधा होगा तो दोस्तों पावर 1/4 हो जाती है। ठीक इसी के अनुसार पावर 1/4 होगी तो उसकी हीट भी 1/4 हो जाएगी। बी उत्तर यहाँ पर सही रहेगा दोस्तों। और वैसे भी आप फॉर्मूला अपना सकते हैं I²RT वाला, तो इससे आप कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जिससे आपको स्पष्ट पता लग जाएगा। धारा का मान आप निकाल करके देख सकते हैं, क्योंकि अगर वोल्टेज आधा होगा तो फिर सीधी सी बात है धारा भी आधी होगी, और धारा आधी होगी तो 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4 हो जाएगा। अगला जो दोस्तों क्वेश्चन है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई पूछी है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की 2 इकाइयाँ होती है दोस्तों, एक होती है टेस्ला और दूसरी होती है वेबर प्रति मीटर स्क्वायर। वेबर प्रति वर्ग मीटर या टेस्ला, दोनों में से कोई भी यूनिट आप लिख सकते हैं। खास बात ये होती है कि 1 वेबर प्रति वर्ग मीटर और 1 टेस्ला बराबर ही होते हैं। दोस्तों मैंने रिसेंटली एक पेपर देखा था, PSPCL का था, उसमें उन्होंने पूछा था कि 100 टेस्ला किसके बराबर है। तो 100 टेस्ला 100 वेबर प्रति वर्ग मीटर के बराबर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। और भी अगर आप देखें तो यूनिट्स के बारे में देख सकते हैं। वेबर चुंबकीय फ्लक्स की इकाई है, हेनरी इंडक्टेंस की इकाई है, टेस्ला हो ही गया, एम्पियर टर्न जो है ये MMF चुंबक वाहक बल की इकाई है। सभी यूनिट्स को दोस्तों आप याद रखें, क्योंकि सभी यूनिट बड़ी इंपॉर्टेंट है। PVC का ऑपरेटिंग टेम्परेचर, दोस्तों वैसे तो PVC का तापमान हम 90 डिग्री में ही रखते हैं, लेकिन इन्होंने ऑफिशियल आंसर की में 70 माना है, और ये बिल्कुल है भी सही। एक्चुअल में क्या होता है कि कुछ जगह 5 डिग्री से लेकर 70 डिग्री तक का ऑप्शंस दिया हुआ है एक जनरल PVC को। हम 90 डिग्री में इसलिए जा रहे हैं कि इलेक्ट्रिकल में तो टेबल स्टार्ट ही Y से होती है, YAEB, और Y जो होता है उसका 90 डिग्री टेम्परेचर होता है। अगला सवाल है, 3 कोर पावर केबल को YFY के रूप में चिन्हित किया गया है, ये किसे संकेत करता है। दोस्तों ये केबल की कोडिंग होती है, मैं आपको बता दूं, इस पर कभी डिटेल से क्लास आपको देंगे। हालांकि एप्लीकेशन में ये क्लास आपको मिल जाएगी, हमने प्रोवाइड करवा रखी है। दोस्तों सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि कोडिंग अगर A से स्टार्ट होती है तो चालक एल्यूमिनियम का होगा, अदरवाइज़ कॉपर का। तो ये A से स्टार्ट नहीं हुआ, चालक कॉपर का है, इसका मतलब B ऑप्शन तो नहीं होगा, A C D में से ही होगा। दूसरी पहचान होती है कि अगर Y अक्षर है तो वो PVC इंसुलेशन होता है, सेकंड बात कर रहा हूँ मैं। F का मतलब होता है स्टील की स्ट्रिप है, और Y PVC आउटर शीथ है। D उत्तर आएगा। इस पर कभी डिटेल से बात करेंगे, क्योंकि दोस्तों कम से कम 16 से 20 एग्जाम्पल बनते हैं इसके। केबल फ्लेक्सिबल है अथवा नहीं है, आर्मर्ड ज़रूरी नहीं है कि नहीं है,
इंसुलेशन कौन सा है, पीवीसी का है कि एक्सएलपीई का है। दो अलग अलग तरह से इंसुलेशन इसमें देखने को मिलते हैं। सबसे अधिक स्टार्टिंग टॉर्क किसका होगा? नो डाउट डीसी सीरीज मोटर जब सामने हो तो दोस्तों आपको इसी ऑप्शन के साथ जाना है। जनरली ये कहा जाता है कि डीसी सीरीज मोटर का टॉर्क आर्मेचर धारा के वर्ग के समानुपाती होता है। अगला दोस्तों सवाल पूछा है कि निकिल कैडमियम सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है? तो निकिल कैडमियम में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है दोस्तों। पोटेशियम हाइड्रोक्साइड का जो प्रतीक होता है वो KOH होता है। डी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही रहेगा, इसमें कोई डाउट नहीं रहेगा। कलर कोड वाला है, हर पेपर में आता है। अगर आप टेक्नीशियन एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं ITI बेस पर तो कलर कोड टेबल को तो दोस्तों ज़रूर पढ़िए। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, लाइक UPPCL TG2 हो, राजस्थान टेक्निकल L4 हो, दिल्ली मेट्रो, जयपुर मेट्रो, इन सभी एग्ज़ाम में। अब देखो फर्स्ट बैंड लाल है, सेकंड बैंड भी लाल है। तो दोस्तों फर्स्ट बैंड में रेड कलर का 2 होता है, सेकंड में भी रेड का 2 है। ब्राउन जो होता है दोस्तों इसका जो है वो होता है 10 की पावर 1। तो 10 की पावर 1 यानी 10 से गुना करेंगे तो उत्तर कितना बनेगा? 220 ओम। 220 ओम के साथ जाएंगे तो आपका बी ऑप्शन जो है यहाँ अपन को देखने को मिल रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। खैर आप भी कैलकुलेशन कर लेना, उत्तर का मिलान ज़रूर करना। आगे देखो, किसी मोटर में थर्मल ओवरलोड रिले कैसे काम करती है? बड़ा सिंपल क्वेश्चन पूछा है लेकिन बहुत अजीब ऑप्शन दिए हैं, बच्चा पढ़ करके समझ ही नहीं पाएगा चीज़ों को। थर्मल ओवरलोड रिले तापीय सिद्धांत पर काम करेगी ना, लेकिन सवाल ये पूछा है कि वो किस ताप को सेंस करके ऑपरेट होती है। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल सी चीज़ देखने को मिल रही लेकिन क्वेश्चन अच्छा है। तो दोस्तों वास्तव में जो थर्मल ओवरलोड रिले लगती है ना, मैंने DOL स्टार्टर की कार्यप्रणाली आपको बताई थी, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार और देखना। दरअसल यूँ NO कॉन्टेक्ट होते हैं दोस्तों, और NO कॉन्टेक्ट के बाद में ओवरलोड रिले होती है। तो थर्मल ओवरलोड रिले इस तरह से होती है, ठीक है ना। ये जो आप देख रहे हैं ना, ये आयताकार बॉक्स जैसा होता है। तो थर्मल ओवरलोड रिले तीनों फेज में से जाने वाली करंट को सेंस करता है। रेखीय प्रसार गुणांक होता है इनका, जो ऊष्मा के आधार पर ये फैलती है। बाई मेटेलिक इसमें स्ट्रिप होती है। सी उत्तर देखो दोस्तों। मोटर विद्युत धारा चालित द्विधात्विक पत्ती से निकलने वाली ऊष्मा, जो बाईमेटलिक स्ट्रिप होती है ना, करंट इनके होते हुए जाती है, इसलिए वो धारा के साथ फैलाव करती है। जैसे जैसे करंट बढ़ती जाएगी तो वो फैलेगी, फैलते ही कॉन्टैक्ट NO होगा, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट ड्रॉप होगा, मोटर बंद हो जाएगी। मतलब ऑप्शन देखो सारे ताप ही ताप दिए थे, लेकिन ये पूछा कि कौन से तापमान को सेंस करती है, तो मोटर की बायोमेट्रिक स्ट्रिप के टेम्परेचर को सेंस करती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। एक पावर लाइन में तड़ित जो होता है वो किसके लिए प्रदान किया जाता है? तड़ित चालक, इंग्लिश में लाइटनिंग अरेस्टर बोल सकते हो, दूसरी भाषा में सर्ज डाइवर्टर इसको बोला जा सकता है। दोस्तों सर्ज डाइवर्टर जो होता है वो पावर लाइन में जो सर्ज आ जाता है, पावर सर्ज, उसको अर्थ में ट्रांसफ़र कर देता है। सिंपल सा क्वेश्चन है, वो लाइन पर ना गिरे, सीधा वो। अगला सवाल, प्रोक्सिमिटी प्रभाव, दोस्तों हिंदी में बोलते हैं समीपता प्रभाव, केवल AC में होता है। एक चालक जब अपना चुंबकीय क्षेत्र बनाता है तो दूसरे चालक पर उस चुंबकीय क्षेत्र का कुछ न कुछ प्रभाव पड़ता है, उसे हम समीपता प्रभाव कहते हैं। केवल AC में ही होगा, DC में नहीं। डी उत्तर नाम से ही पता लग रहा है। सन्निकट चालक, सन्निकट का मतलब है पास का। चालक में विद्युत धारा प्रवाह से उत्पन्न प्रत्यावर्ती फ्लक्स, यानी अल्टरनेटिंग करंट से दो चालकों के बीच में चुंबकीय क्षेत्र हमें देखने को मिलता है। डी उत्तर यहाँ सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, स्टार संबंधित एक प्रतिरोधी भार है जिसकी फेज करंट 5 एम्पियर है। समान भार को डेल्टा में जोड़ा जाए तो फेज धारा कितनी होगी? दो तरीके हैं दोस्तों इस क्वेश्चन को हल करने के। सबसे पहला देखो, स्टार में लाइन करंट और फेज करंट बराबर होती है। अगर फेज करंट 5 एम्पियर है तो स्टार में लाइन करंट भी कितनी होगी दोस्तों? 5 एम्पियर। अब दूसरा पॉइंट यहाँ से निकाल गए,
कि डेल्टा में जो लाइन करंट होती है वो स्टार की लाइन करंट की 3 गुना होती है। यानी सिंपल सा फैक्टर है कि अगर एक मोटर स्टार में 5 एम्पीयर करंट लेती है तो सीधी सी बात है कि डेल्टा में उसका करंट कितना हो जाएगा, 15 एम्पीयर करंट हो जाएगा अपने आप। याद रखिएगा, इसके पीछे कई कारण होते हैं, मैंने पॉलीफेज में बड़े विस्तार से एक्सप्लेन किया हुआ है। आई होप आप चीज़ों को वहाँ से देखते होंगे। अब देखो, जब लाइन करंट का पता लग गया तो फिर आप डेल्टा में फेज़ करंट निकाल सकते हैं, क्योंकि डेल्टा में फेज़ करंट जो होती है वो लाइन करंट का √3 होता है। यानी 15 में √3 का भाग दे दीजिए, उत्तर आएगा 8.66। डी उत्तर सही रहेगा। दोस्तों, कैलकुलेट करके अपने क्वेश्चन के आंसर का मिलान करें, मुझे ज़रूर बताएं आपका उत्तर कितना आ रहा है। अगला सवाल, एलईडी की दक्षता 80 ल्यूमन प्रति वाट है, 20 वाट की एलईडी है तो आउटपुट प्रकाश कितना मिलेगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे आसान तो कोई आपसे क्या ही पूछेगा। दोस्तों, एफिशिएंसी का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 वाट का कंजप्शन करवाएगी तो 80 ल्यूमन का प्रकाश हमें आउटपुट में मिलेगा। देन इसकी पावर कंजप्शन कितनी है, 20 वाट, तो 20 से इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, उत्तर आ जाएगा 1600। और अब बड़ी अजीब बात यह है कि सारे ऑप्शन 1600 ही दिए हुए हैं। तो दोस्तों, प्रकाश जो होता है ना वो आउटपुट प्रकाश ल्यूमन में होता है। सी उत्तर कर देना, 1600 ल्यूमन्स हमें आउटपुट में प्रकाश मिलेगा। दोस्तों, लक्स जो होता है ना ये प्रदीप्ति की इकाई होती है और ल्यूमन प्रति वर्ग मीटर के बराबर होता है। लक्स और ल्यूमन को एक नहीं समझना है, ये ध्यान रखें। खैर फिलहाल आपको सी उत्तर के साथ जाना है। अगला सवाल, ट्रांसफार्मर का मुख्य भाग कौन नहीं है। ये तो ठीक है, किसी को बताने की ज़रूरत ही नहीं है। कम्यूटेटर ट्रांसफार्मर में कहाँ होता है, बिल्कुल नहीं होता। फिर कहाँ देखने को मिलता है, डीसी मशीनों में देखने को मिलता है, सिंगल फेज एसी मोटरों में देखने को मिल सकता है ना। सिंगल फेज में गुरुजी कहाँ होता होगा, सिंगल फेज में एसी सीरीज मोटर में होता है, सिंगल फेज में रिपल्सन मोटर में होता है, पर ट्रांसफार्मर में कम्यूटेटर का कोई काम नहीं होता है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, ज़्यादा इसमें एक्सप्लेन करने की आपको ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, रोधन टेस्टर मेगर होता है, इंसुलेशन प्रतिरोध नापने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मेगर का। कहते हैं कि मेगर से जब इंसुलेशन प्रतिरोध का आप मेजरमेंट ले रहे हो ना तो कम से कम 1 मिनट तक आपको रुकना चाहिए ताकि प्रॉपर रीडिंग मिल सके। हालांकि दोस्तों, इसरो का ये जो पेपर आया ये पूरा प्रीवियस पेपरों में से ही आया था, तो प्रीवियस पेपर सभी मैंने यूट्यूब पर प्रोवाइड करवा रखे हैं, आप हमारी प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। और अब तो वेबसाइट पर भी हम क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करवाने शुरू करेंगे। वेबसाइट्स पर PDF आपको फ्री में मिलेगी, आप डाउनलोड कर सकते हैं। तो वेबसाइट पर भी समय समय पर विजिट करते रहें। ऐप तो डाउनलोड करना ही है, ऐप में हर मंडे फ्री प्रैक्टिस टेस्ट होता है। आगे देखिए दोस्तों, सवाल बड़ा सिंपल है। 120 एम्पियर आवर की बैटरी है, 12 वोल्ट है और 20 C रेटिंग है इसकी। अधिकतम दक्षता और लाइफ किस करंट रेटिंग पे मिलेगी। दोस्तों ध्यान रखना, बैटरी की C रेट जो होती है ना ये सीधा सीधा टाइम को दर्शाती है। 120 एम्पियर आवर बैटरी को 20 घंटे तक काम में लेना है, ये तो कन्फर्म ही हो गया। तो फिर धारा का मान कितना रखेंगे, 6 एम्पियर। C रेटिंग हमेशा समय को संकेत करती है, टाइम फिक्स हो जाता है। मान लो यहाँ पर 10 C लिखा होता तो इसका मतलब है कि ये 10 घंटे के लिए चलेगी, ये कन्फर्म है, तो फिर उत्तर 12 एम्पियर हो जाता। C रेटिंग के बारे में ध्यान रखें, बस सिंपल सा फंडा बनता है इसमें, और कुछ नहीं है। और ब्राइट लैंप विधि की कौन सी स्थिति ऐसी है जिसमें अल्टरनेटर को बस बार के साथ समांतर क्रम में रखना है, यानी अल्टरनेटर को बस बार के साथ सिंक्रोनाइज करना है। भाई नाम से ही पता लग रहा है ब्राइट है। ब्राइट का मतलब है कि अगर सभी लैंप पूर्णतः प्रकाशित हो जाए ना तो करेंगे। लेकिन दोस्तों यहाँ क्या किया है, ऑफिशियल आंसर की में इसका उत्तर C माना है, जिससे मैं सहमत नहीं हूँ। ये कह रहा है कि एक लैंप को बंद करें और दूसरे को जलाए रखें। दोस्तों ऐसा तब होता है जब डार्क एंड ब्राइट लैंप हो। इन्होंने तो यहाँ केवल ब्राइट लैंप का उपयोग किया है,
या फिर हमें इंग्लिश का क्वेश्चन देखना होगा, इंग्लिश लैंग्वेज में क्या लिखा हुआ था। कई बार क्या हिंदी में टाइपिंग में एरर आ जाता है, मिस्टेक हो जाती है, तो वो एरर नहीं माना जाता है, इंग्लिश के क्वेश्चन को फिर वहाँ पर सही मान लिया जाता है। तो ब्राइट लैंप में ए आएगा, डार्क लैंप का अगर पूछा जाता तो बी कर देते, और दोस्तों सी तब है जब डार्क एंड ब्राइट लैंप होता। अगला सवाल है बड़ा सिंपल कि लैंप के द्वारा उत्सर्जित प्रदीप्ति फ्लक्स और लैंप द्वारा उपभोग की गई ऊर्जा का अनुपात क्या है। तो दोस्तों इसी का नाम तो है दक्षता, ठीक है ना भाई। कुल प्रकाश ल्यूमन में कितना दिया और इसके लिए कितनी शक्ति वो खा गया, ल्यूमन प्रति वाट। ल्यूमन प्रति वाट में तो दक्षता होती है, तो ज्योति दक्षता बोल दो या प्रदीप्ति दक्षता बोल दो, बात एक ही है। अगला दोस्तों क्वेश्चन है कि दिए गए समकोण त्रिभुज में साइन फाई का मान क्या होगा। तो ये मैंने पहले ही आपको एक्सप्लेन करके बता दिया था दोस्तों। ये जो फाई लिखा हुआ है ना, ये हमेशा पावर फैक्टर होता है दोस्तों, याद रखें। और ये डायग्राम फिर आपको ऐसे नहीं यूँ समझना है, यहाँ से है दोस्तों, है ना। तो ये वास्तविक शक्ति है, ये आभासी शक्ति है, और ये आपकी प्रतिघाती शक्ति है, ठीक है। तो वास्तविक शक्ति और आभासी शक्ति का अनुपात पावर फैक्टर कहलाता है, और आभासी शक्ति प्रतिघाती शक्ति के साथ वास्तविक शक्ति जो होता है वो साइन फाई कहलाता है। यानी B/C जो है, यहाँ ये जो एंगल बन रहा है ये साइन फाई है, B/C हो जाएगा। सी उत्तर यहाँ बिल्कुल सही है। और इसको मैंने एक्सप्लेन कर दिया था पहले, जब मैंने आपको बताया था कि ऑब्जेक्शन किस क्वेश्चन में करना है, तो मैंने कहा था कि आपको इसमें ऑब्जेक्शन जो है वो नहीं करना है। और दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा ब्रेकर ऐसा है जिसकी शॉर्ट सर्किट रेटिंग सबसे ज़्यादा है। दोस्तों MCC भी आएगा, मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर इसका पूरा नाम होता है। अगला सवाल ये भी बहुत आसान सा पूछा है। ये पूछा है कि 200 एम्पियर आवर 12 वोल्ट की बैटरी है कोई, बताइए इसकी एनर्जी कितनी होगी। दोस्तों एनर्जी बराबर पावर इनटू टाइम होता है, ठीक है। लेकिन अगर ऑप्शंस के हिसाब से देखें तो यूनिट में दिया हुआ है, तो यूनिट होता है kWh। kWh के लिए आपको वाट घंटे बटे 1000 करना होगा, वाट नहीं दिया हो तो VI करना होगा। और यहाँ देखिए दोस्तों, ये रहा V, I और H, यानी 200 × 12 बटे 1000 करना है, उत्तर आ जाएगा वाट घंटे में। ए ऑप्शन आएगा 2.4 यूनिट। अगला दोस्तों सवाल है कि एक इंडस्ट्रियल वर्कशॉप है जिसमें 10 घंटे के लिए 415 वोल्ट पर LT सिस्टम में कोई काम कर रहा है, जिस समय R फेज़ में 1 किलोवाट का लोड, Y फेज़ में 2 किलोवाट का लोड और 3 फेज़ स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर SCIM है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर 10 किलोवाट है। दोस्तों यहाँ पावर फैक्टर से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि हमें उसने वास्तविक शक्ति निकाल करके दे दी। वास्तविक शक्ति VI cos फाई होती है ना, वाट में जो उत्तर आता है, तो हमें तो किलोवाट में दे रखा है, इसका मतलब पावर फैक्टर तो इंक्लूड है, आपको सोचना ही नहीं है। अब हमें क्या करना है, यूनिट निकालनी है। सबसे पहले कौन है, प्रकाशीय भार। प्रकाशीय भार के लिए हमें किलोवाट इंटू घंटे करना है। तो 1 किलोवाट का लोड है, और दोस्तों निकालना कितने का है, हमें इसमें जो लोड दिया है वो 10 घंटे का। तो प्रकाशीय भार की जो यूनिट है दोस्तों वो कितनी हो गई, 10 यूनिट। इसी तरह से 2 किलोवाट का भार 10 घंटे के लिए चल रहा है दोस्तों, तो ये हो गई 20 यूनिट। 10 किलोवाट वाला जब दोस्तों चल रहा है 10 घंटे के लिए, तो ये हो गई 100 यूनिट। अब इन तीनों को जोड़ दीजिए, उत्तर आएगा 130 यूनिट। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें ज़्यादा अलग कुछ भी है नहीं, आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत ही नहीं है। आगे देखो, एक ट्रांसफार्मर है, कौन सा है, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं। यहाँ देखो क्या लिख दिया इसने, शुष्क प्रकार का, इंग्लिश क्या बोलेंगे, ड्राई टाइप। दोस्तों जब ट्रांसफार्मर ड्राई टाइप है ना, तो उसमें बकोलज रिले, ब्रीदर, कंजर्वेटर इनकी कोई ज़रूरत नहीं होगी, क्योंकि बकोलज रिले और ये सब जो होते हैं ना, ये ऑयल कूलिंग वाले ट्रांसफार्मर में होती है। कंजर्वेटर, बकोलज रिले, ब्रीदर वगैरह वगैरह सब। यदि ड्राई प्रकार का ट्रांसफार्मर है तो हमें बकोलज रिले की आवश्यकता नहीं होगी, ये उत्तर आएगा। अगला क्वेश्चन,
मोटर अनुप्रयोग के अलावा सिंक्रोनस मोटर का काम क्या है दोस्तों? सिंक्रोनस मोटर पावर फैक्टर सुधारने के काम आती है कि नहीं? इसके रोटर की एक्साइटेशन बदलकर हम इसे यूनिटी, लैगिंग, लीडिंग तीनों पावर फैक्टर पर चला सकते हैं। डी उत्तर सही रहेगा। तो बस दोस्तों यही थे कुल 80 प्रश्न। 3 पार्ट में मैंने सॉल्यूशन करवाया है, तीनों पार्ट ज़रूर देखना। PDF डाउनलोड हमारी वेबसाइट से कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें, वीडियो लाइक करना ना भूलें, ऐप डाउनलोड ज़रूर करें, वेबसाइट पर समय समय पर विजिट करते रहें।